हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। वो क्लास 12th फिजिक्स के आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में प्रीवियस में पूछा गया है एंड देन आने वाले समय में भी जो एग्ज़ाम होंगे, जो 2025 में जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसमें भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? 1 जूल होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 अर्ग होता है या फिर 1 वाट होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है? 1 वोल्ट विभवांतर इंटू 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है? तो 1 वोल्ट गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। क्लियर है? तो 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इतना जूल के बराबर होता है। तो जूल वाला भी होना पॉसिबल नहीं है, अर्ग भी पॉसिबल नहीं, 1 वाट भी होना पॉसिबल नहीं है। वाट हमारा शक्ति का मात्रक होता है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? 1 वोल्ट विभवांतर। ठीक है, त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमें बतानी पड़ेगी। तो 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो इतना जूल होता है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं 1 eV। क्लियर है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सेम प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन का मेथड सेम रहेगा। अगला हम बात करते हैं कि जो है धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग Vd में क्या संबंध होता है? तो J और Vd में जो संबंध होता है, देखो ये होता है J इज इक्वल टू NeVd। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आवेश इलेक्ट्रॉन पर, और ये हमारा अपवाह वेग होता है और ये हमारा धारा घनत्व होता है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें हमारा क्लियर जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो हमारा गलत है, इसमें एक भी सही हमारा नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये कहा गया है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? तो देखो इसके लिए क्या है, आपने एक जो है बल पढ़ा होगा। ठीक है ना, जब एक आवेशित कण या फिर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, जब एक आवेशित कण या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसको हम बोलते हैं लॉरेंज बल। क्या बल बोलते हैं? लॉरेंज बल। ठीक है ना, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल के बारे में समझ आ गया होगा कि जब लॉरेंज बल जो होता है, क्या होता है कि ये जब कोई आवेशित कण होता है या फिर जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है, लंबवत मतलब वर्टिकली प्रवेश कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस पर जो फोर्स लगेगा वो हमारा लॉरेंज बल कहलाएगा। और आपको पता है कि यहाँ बल जो है कण को क्या करता है? वृत्ताकार पथ पर घुमाने का कार्य करेगा। ठीक है, ये जो फोर्स लगेगा, जो लॉरेंज बल जो लगेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वृत्ताकार पथ पर घुमाने का जो है फोर्स करेगा। ठीक है, काम करेगा। तो उस कंडीशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा, मतलब क्योंकि आवेशित कण हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ पर घूमेगा। तो इसके लिए यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। लेंज का नियम जो है किस भौतिक राशि, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर? तो ये ऊर्जा के संरक्षण पर जो है डिपेंड करता है। इसमें बिना देखे आप लगा सकते हो। देखो कितना आसान से क्वेश्चंस हमारे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? देखो ध्वनि तरंगे, ये बिल्कुल भी विद्युत चुंबकीय नहीं हो सकता है। जल की तरंगे हैं, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। रस्सी में उत्पन्न जो तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय नहीं हो सकता। तो रेडियो तरंगे जो है हमारे इसमें क्या हो जाएंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो
कह रहा है कि 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 डिग्री कोण से विचलित होती है। प्रिज्म पर किरण का आपतन कोण क्या होगा? देखो आपको मैंने जो है बता देता हूँ कि अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। अल्पतम विचलन का जो स्थिति होता है वो क्या होता है, ये यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला लगेगा, अल्पतम विचलन। आप तो डायरेक्ट करेंगे, फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है, कि स्थिति, ठीक, अल्पतम विचलन की स्थिति क्या होता है, जो डेल्टा एम होता है, ये मिनिमम जो विचलन डेविएशन है डेल्टा एम से दिखाते हैं उसको हम, बराबर आई प्लस आर माइनस ए होता है। अब देखो ये जो आई है वो जो है आपतित और अपवर्तित किरण है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो आई है वो आर के बराबर हो जाता है, तो डेल एम जो हो जाता है वो 2 आई ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस का ए हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अल्पतम विचलन की जो स्थिति है वो 30 डिग्री का दे रखा है आपको, है ना, 30 डिग्री का आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आप रखेंगे क्या, 30 डिग्री बराबर, ठीक है ना, प्रिज्म पर किरण का आपतन कोण हमें निकालना है। तो आपतन कोण क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो 2i माइनस ए की वैल्यू देखो 60 डिग्री को, प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, तो ये उस साइड में चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90, ठीक है, 90 बराबर 2i, और यहाँ से i बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 90/2, जो कि i बराबर 45 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? होप कि ये जो क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ना। अगर फिर भी कोई डाउट्स वगैरह आपको रह रहे हैं तो वो मुझे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको टॉपिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएंगी? देखो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या का जो नियम होता है वो होता है Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1। क्लियर है, R1 होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पूछा क्या गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या है वो यदि R1 दे रखा है, इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, मतलब R3 हमें निकालना है। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह पर 3 का स्क्वायर इंटू R1 हमारे पास दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ से R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 या 9 गुणा 0.53, 9 या 27, ठीक है ना, 7 आ रहा है ना पीछे, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो पता लग ही गया इतना कैलकुलेट करते ही, ठीक है ना, 27, 9 पंजे 45, 46, 47 का 7 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और 9 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा पॉइंट। तो इतना एंगस्ट्रॉम जो है हमारा एनर्जी हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा, सॉरी, तो 4.77। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करा, 9 से 27 तो 7 आ गया ना, तो हमें पता लग गया कि इसमें 7 है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की भी देखो यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो थोड़ा सा MCQ क्वेश्चंस में आप इस प्रकार से दिमाग भी लगा सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, कह रहा है कि PN संधि डायोड की अवक्षय परत में क्या क्या होता है? केवल कोटर होता है, केवल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अवक्षय परत के बारे में आप जानते ही होंगे। देखो एक PN संधि डायोड बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं जनरल बना रहा हूँ, ये हमारा PN होता है ना इस प्रकार से, और ये जो बीच में जो हमारा होता है वो हमारा होता है अवक्षय परत। तो अवक्षय परत में ये बीच में जो होता है ना वो हमारा होता है अवक्षय परत, और इस प्रकार से ये जो है जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है, ये P हो जाएगा, ये N हो जाएगा, इस प्रकार से जो है ये बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक, और ये अवक्षय परत होता है। तो यहाँ पर क्या होता है इन जनरल, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन और कोटर, ठीक है ना, कोटर दोनों ही हमारे होते हैं। इलेक्ट्रॉन के हटने से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं, फिर होल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे ये अवक्षय परत बोलता है उसको, अवक्षय परत।
अब अक्षय परत में इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर दोनों होता है, तो केवल क्वार्टर वाला भी गलत हो जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन वाला भी गलत हो जाएगा, ना क्वार्टर ना इलेक्ट्रॉन दोनों होता है इसमें, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, एक्सप्लेन करा है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, और किसी प्रकार का अगर डाउट है अभी भी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग जो है डायरेक्टली जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जो कि मेरा मेल है tipsonmathematics@gmail.com। आप उसमें जो है मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देने की हम कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।